Hello everyone, welcome back to our channel PWIIT JAM and CSI Net. So IIT JAM 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है वो रिलीज हो चुका है along with the आंसर की, तो एक कंप्लीट एनालिसिस तो बनता ही है. सो इस वीडियो में आप एक कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं IIT JAM 2025 क्वेश्चन पेपर का, जहां पर आपको बायोलॉजी वाला पार्ट तो जरूर मिलेगा, उसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला पार्ट भी है इंक्लूडेड इसी वीडियो में. तो कंप्लीट from very first question till last question, each and every question would be discussed and you can get a better understanding. जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं उन्हें अपनी गलतियां पता चल जाएंगी एंड जिन्होंने इन फ्यूचर एग्जाम देना है तो उन्हें एक क्लैरिटी मिल जाएगी और एक हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में. सो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से था. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इट इज नॉट पोजेस्ड. तो नॉट पोजेस्ड का क्वेश्चन था, कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है आपके पोजेस्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. एचआईवी वायरस का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसके पास कौन सी एक्टिविटी नहीं होती. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में बात करते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास 3 डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं. एक तो सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होती है कि आरएनए से डीएनए बनाने का जो काम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है. एंड आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए से डीएनए भी बना सकता है, एज वेल एज आपका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो आरएनए का डिग्रेडेशन भी कर सकता है. नाउ अंडरस्टैंड इट. क्या है, आरएनए से डीएनए बनाता है तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रखता है. डीएनए से डीएनए बनाता है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है. आरएनए डिग्रेडेशन, जब आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए बना लेता है तो आरएनए और डीएनए एक साथ जुड़े रहते हैं. तो यहां पर जो आरएनए है इसे डिग्रेड करना है, आरएनएस एच की जो एक्टिविटी है वो भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज शो करता है. कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनएस एच की एक्टिविटी जिसकी वजह से आरएनए डीएनए हाइब्रिड में से आरएनए का डिग्रेडेशन किया जाता है. तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, बिल्कुल सही बात है. सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए हाँ जी होता है. डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए होता है. क्या नहीं होता जो पूछा गया था, दैट इज एमआरएनए का जो सिंथेसिस है वो नहीं कराता आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो डी ऑप्शन आप लोगों को मार्क करके आना था, बाकी तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about eukaryotic asymmetric cell division is not correct. eukaryotic asymmetric सेल डिवीजन होता है जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जैसे कि ऑर्गेनेल्स, आरएनए, प्रोटीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता डॉटर सेल्स के बीच में. किसका नहीं होता? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, दैट इज आरएनए, प्रोटीन और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. क्रोमोसोम इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूकैरियोटिक एसिमेट्रिक सेल डिवीजन इज नॉट करेक्ट. तो क्या क्रोमोसोम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है? नहीं, क्रोमोसोम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. आरएनए, प्रोटीन और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो करेक्ट आंसर जो था वो आपको ए मार्क करके आना था. Now, very easy. Which of the following represents the correct order of events in the eukaryotic cell cycle? Eukaryotic cell cycle के events आपको पता है, पहले G1 होगा, S होगा, G2 होगा, M phase होगा, M phase में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. Very easy. Correct answer was option number A. Next, which of the following cell types is infected by the human immunodeficiency virus? Human immunodeficiency virus आपका CD4 positive T cells पर अटैक करता है, टी हेल्पर सेल्स पर अटैक करता है. तो करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर ए. वेरी सिंपल, चाहे CD4 पॉजिटिव टी सेल्स लिखा हुआ आता या टी हेल्पर सेल्स लिखा हुआ आया. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. मैकेनिज्म ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ पॉलीमिक्सिन्स. पॉलीमिक्सिन्स क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो लाइपोपॉलीसेकेराइड आउटर मेम्ब्रेन है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं. तो करेक्ट आंसर वाज डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ अपोप्टोसोम. एक्चुअली एमएसक्यू क्वेश्चन, एमएसक्यू क्वेश्चन था. अपोप्टोसोम के बारे में पूछा हुआ था कि अपोप्टोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है. तो हमेशा अपोप्टोसोम की करेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन आया है, इस बार अपोप्टोसोम पर आना वाज अ डिफरेंट थिंग. और एमएसक्यू क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, साइटोक्रोम सी जब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है,
FF1 के साथ इंटरैक्ट करता है, FF1 एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और अपोप्टोजोम बनाते हैं। अपोप्टोजोम से प्रोकेस्पेज 9 जुड़ता है और एक्टिवेट होता है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर है? साइटोक्रोम सी भी अपोप्टोजोम का एक कंपोनेंट है और प्रोकेस्पेज भी एक कंपोनेंट है, स्पेसिफिकली प्रोकेस्पेज 9। तो ए और बी दोनों मार्क करके आने थे, जो मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी कराया, चाहे यूट्यूब पर कराया, बैच में कराया, हमेशा मेंशन किया कि ग्रोथ काइनेटिक का न्यूमेरिकल आता ही आता है, एंड एज यूजुअल आया ही है। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल ग्रोज फ्रॉम 10,000, दैट मीन्स एन नॉट की वैल्यू क्या है? एन नॉट की वैल्यू है 10,000, इसको लिखेंगे 10⁻⁴ ताकि हमारे लिए बेटर हो जाए। एंड फ्रॉम 10,000 टू NT दैट इज 10⁸, अगर आप इसको काउंट करेंगे दैट इज 10⁸ ये बन रहा है इन 6 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना है? 6 आवर्स का टोटल टाइम है। करना क्या था? जनरेशन टाइम निकालना था। तो जनरेशन टाइम का फॉर्मूला याद हो तो जनरेशन टाइम के लिए T/N करना होता है। जनरेशन टाइम के लिए T/N करना होता है। N की वैल्यू कैसे निकालोगे? N इज इक्वल टू 3.3 log NT माइनस log N0, 3.3 log 10⁸ माइनस log 10⁴, 3.3 इंटू 4 हो जाएगा, दैट अमाउंट्स टू 13.2। तो अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, टोटल टाइम जो था वो था 6 इंटू 60, क्योंकि मिनट्स में करना है, डिवाइडेड बाय 13.2, जिसका आंसर कुछ 27.27 आ रहा था। एंड जो रेंज प्रोवाइड की गई है वो है 27 टू 27.50। तो जिनका भी इसके बीच में आंसर है उन सबको करेक्ट माना जाएगा और रेंज के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, इतना कुछ टफ नहीं था, डायरेक्टली फॉर्मूलाज को अप्लाई करना था और आंसर आ जाता। दैट इज द थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ स्पोरोफाइट? प्लॉइडी लेवल ऑफ स्पोरोफाइट इज 2n, है ना। स्पोरोफाइट जो होता है वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैज द हाईएस्ट एनिमल डाइवर्सिटी? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इनके पास होती है। Sequence comparison of which of the following genes is used as a measure of evolutionary divergence across bacterial species? अगर बैक्टीरिया को कंपेयर करना है, उनके बीच में इवोल्यूशनरी स्टडीज करनी है, कितना रिलेटेडनेस है, कितना डिफरेंसेस है, तो वो किससे कंपेयर किया जाता है? जब 16S rRNA की सीक्वेंसिंग की जाती है। बहुत बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस है। बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर्स और बैक्टीरियल एक्सप्रेशन फैक्टर्स आर डिफरेंशिएट बाय द प्रेजेंस ऑफ। क्लोनिंग फैक्टर का काम क्या होता है? जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, क्लोनिंग फैक्टर का काम होता है क्लोन करना, जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज कराना, बनाना। और एक्सप्रेशन वेक्टर का काम होता है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन कराना, आरएनए और प्रोटीन बनाना। तो ऑब्वियसली दोनों के कामों में डिफरेंस है, वहां पर सिर्फ कॉपीज बनानी है, वहां पर एक्सप्रेशन कराना है। तो आपको पता है अगर एक्सप्रेशन कराना है तो प्रोमोटर चाहिए होगी, राइबोसोम बाइंडिंग साइट चाहिए होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोमोटर और राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स का। बेसिकली अगर आप जर्नलाइज लैंग्वेज में कहते हैं तो क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर के बीच में रेगुलेटरी यूनिट्स जो है उनका डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से राइबोसोम बाइंडिंग साइट और प्रमोटर का डिफरेंस देखा जाता है। फाइनल स्टेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन बायोसिंथेसिस इज मार्क्ड बाय पीजी क्रॉसलिंक फॉर्मेशन एंड रीमॉडलिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट टेक पार्ट? तो ट्रांस एमिनेसिस की कोई जरूरत नहीं होती पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस में। ट्रांसग्लाइकोसाइडेसिस, पेप्टिडेज और डीडी कार्बोक्सीपेप्टिडेज तीनों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ जीन ट्रांसफर किसने दिखाया था? सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिखाया था इन स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। ये हमें पता है, सबसे पहले ही उन्होंने करके दिखाया था, जहां पर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था हमें। चलिए, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहां पर हमेशा क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप कैसा है ना, जैसे डेफिनेशन की फॉर्म में आता है। कंपटीशन में क्या होता है कि कंपटीशन में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो डेफिनेशन की फॉर्म्स में आया। एग्जाम्पल की फॉर्म्स में क्वेश्चन बहुत कम आया है और इस बार आना वॉज अ डिफरेंट थिंग। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इस बार हुई है। सो अगर आप देखोगे तो केटल एग्रेट्स, अफ्रीकन बफेलो, लाइनेक्स फॉक्स, अकेशिया ट्री एंड पुगनेशियस एंड्स, लेपर्ड एंड एंटीलोप। अगर आप केटल एग्रेट्स और अफ्रीकन बफेलो की बात करें दैट शो कमेंसलिज्म। लाइनेक्स और फॉक्स की बात करते हैं तो कंपटीशन। तो एलिमिनेशन काम करता है, एलिमिनेशन बिल्कुल काम करता है। दैट वाज ऑप्शन नंबर ए की तरफ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो आंसर की में भी देखने को मिला। अकेशिया ट्री और पुकेशनेशियस एंड के बीच में म्यूचुअलिज्म, लेपर्ड और एंटीलोप के बीच में प्रीडेशन। वेरी इजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन एंड सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स? तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना था,
ऑप्शन में एक ऑक्सिन होना चाहिए वो भी सिंथेटिक, और एक साइटोकाइनिन होना चाहिए वो भी सिंथेटिक। तो इस तरीके से चॉइस करनी थी। तो करेक्ट आंसर वाज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड 2,4 बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, एंड मेजर ध्यान इसी चीज में रखना था कि जो दोनों चीजें हैं वो सिंथेटिक होनी चाहिए। सो दिस वाज द केस। फॉलोड बाय नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 प्राइम कैप ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए क्या होती है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो भी मॉडिफाइड। तो दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्ट्रिग्नेंट रिस्पॉन्स? स्ट्रिग्नेंट रिस्पॉन्स कब होता है? स्ट्रिग्नेंट रिस्पॉन्स, ये एमएसक्यू था बेसिकली, ठीक है। स्ट्रिग्नेंट रिस्पॉन्स तब होता है जब न्यूट्रिएंट्स का स्टार्वेशन होता है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स आता है उसे स्ट्रिग्नेंट रिस्पॉन्स कहते हैं बैक्टीरिया में। तो वहां पर आपका ग्वानिसिन टेट्रापेप्टाइड, ग्वानोसिन पेंटापेप्टाइड दोनों काम करते हैं। तो इस ऑप्शन को गलत करते हुए ये सारे ऑप्शन बाकी जो थे वो सही थे। ए सी डी जो था वो बिल्कुल सही था। तो ये भी एक चीज थी। गुड क्वेश्चन, आई कैन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द क्लासिकल एबीसी मॉडल? तो इसको समझाने के लिए आई हैव टेकन अ फिगर। ए की हेल्प से सेपल्स बनते हैं, ए और बी के कॉम्बिनेशन से पेटल्स बनते हैं, बी और सी के हेल्प से स्टेमन बनते हैं, सी अकेला कार्पल्स बनाता है। तो इन स्टेटमेंट्स को देखो कि ए अकेले सोली अकेले जो है सेपल आइडेंटिटी बनाता है, बिल्कुल सही। बी जीन सोली डिटरमाइन करते हैं, नहीं। सी जीन सोली स्टेमन बनाते हैं, नहीं। बी और सी का कॉम्बिनेशन स्टेमन बनाता है, और सी अकेले कार्पल बनाते हैं, बिल्कुल सही। सो दिस वॉज अबाउट डिफरेंट थिंग्स जो यहाँ पर पूछी गई थी, है ना। तो हमने यहाँ पर प्लांट को कवर अप करते हुए सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को कवर किया है, एंड उसके साथ साथ हमने कुछ पोर्शन मॉल बायो का भी देखा है। फॉलोड बाय मी वुड बी अदर फैकल्टीज जो आगे आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस एक्सप्लेन करेंगी, एंड अगेन पीसीएम वाला पार्ट भी कवर अप किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो, क्या हाल चाल है सब लोगों के? आई होप आप सभी ने आंसर की देख ली होंगी, अपना अपना रेस्पॉन्स देख लिया होगा। आप सभी ने क्या क्या रेस्पॉन्स किया है? क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भाई एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और जो अपना पार्ट है इवोल्यूशन, उस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द पोरफायरिन रिंग, ठीक है, ये एक टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर होता है। पूछा है कि इनमें से किसमें नहीं पाया जाता। तो ये स्ट्रक्चर क्लोरोफिल में पाया जाता है, जहां पे मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होगा इस स्ट्रक्चर में। हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा जहां पे आयरन प्रेजेंट होगा। लेग हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा जहां पर आयरन प्रेजेंट होगा। हीमोसाइनिन जो है, हीमोसाइनिन में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। दैट इज पोरफायरिन रिंग यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा इन केस ऑफ हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन प्रेजेंट कहां पे होगा, जरा सोच के बताना। हीमोसाइनिन प्रेजेंट कहां पे होगा? इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है हीमोसाइनिन। तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है जहां पे आयरन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है जहां पे आयरन मैग्नीशियम प्रेजेंट है। उसके अलावा जो ये स्ट्रक्चर है लेग हीमोग्लोबिन, यहाँ पे भी आपको आयरन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी, और ये अकॉर्डिंग टू आंसर की बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, आराम से, ये क्वेश्चन में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। इन ह्यूमन डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, ऑब्वियस सी बात है, ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21, तो यहां पे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आंसर की के बारे में कि आंसर की ठीक है या नहीं है, और क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। सो ट्राइसोमी 21 इजी क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। और पिछले वाले क्वेश्चन को आप बायोकेमिस्ट्री में भी कंसिडर कर सकते हो। आप इसको देख सकते हो कि ये बायोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है। ये हो सकता है कि जब हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहां पे भी आप इसको देख सकते हो। तो ये मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का भी हो सकता है। और अगर आप हीमोग्लोबिन के बारे में स्टडी कर रहे हो तो ये एनिमल फिजियो का भी कंसिडर कर सकते हो। तो इसने पर्टिकुलर टेट्रापाइरोल रिंग जो कि पोरफायरिन रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग एक टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर के बारे में यहां से पूछा गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। थायराइड, यहां से ऑप्शन में दिया हुआ है थायरोक्सिन, ये आएगा थायराइड से, क्या आएगा? थायराइड से। इंसुलिन दिया हुआ है, मिलेटोनिन दिया हुआ है, इंसुलिन मिलेटोनिन। इंसुलिन कहां से आएगा? पैनक्रियाज से। मिलेटोनिन बता दो जरा कहां से आएगा? मिलेटोनिन
देखो दो चीजें हैं, मिलेनिन और मिलेटोनिन। तो मिलेटोनिन स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, पाइनियल ग्लैंड से आएगा, बच गया कोर्टिसोल, तो ये हो गया हमारे पास कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल क्या है? कोर्टिसोल एक ग्लूकोकोर्टिकोइड है। क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। दिस वन इज ए ग्लूकोकोर्टिकोइड, दिस वन इज ए ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आएगा? कोर्टिसोल। ओके, आसान है, इतना आसान आया था, ये भी आसान आया था। बोल रहे थे बहुत मुश्किल, ये थोड़ा सा टफ एंड पे चला गया वाला क्वेश्चन। द रिसेप्टर फॉर गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, जो तो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड का जो रिसेप्टर है ह्यूमंस के अंदर, इन ह्यूमंस दे आर एक्चुअली ligand gated chloride channel, ligand gated sodium channel, ligand gated potassium channels और ligand gated calcium ion channel। तो एक्चुअल में है क्या? गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड दे आर ligand gated chloride channel और इनिबिटरी नेचर के होते हैं। गाबा जब बाइंड करेगा, यहां पे देखो क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। मान के चलो जब इसके साथ बाइंड करेगा, जब इसके साथ यहाँ पे बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होने के बाद क्या होगा, क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स होगा थ्रू द पोर। उसके बाद क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा न्यूरोनल मेम्ब्रेन के थ्रू या न्यूरोनल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हाइपर पोलराइजेशन होगा। देयर विल बी लेस अकरेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का लेस अकरेंस होगा और इनहिबिटरी नेचर का होगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है ए, और आंसर की में भी सही आंसर है। तो जो रिसेप्टर है गाबा रिसेप्टर ह्यूमंस के अंदर, वो है एक्चुअल में लाइगेंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल। ये थोड़ा सा टफ एंड पे चला गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैच द एनिमल्स इन ग्रुप 1 विद मेजर फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटेड नाइट्रोजन मेटाबोलाइट। बोनीफिश एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा? अमोनिया। ठीक है, और बर्ड्स, बर्ड्स का होगा यूरिक एसिड, बर्ड्स का क्या होगा? यूरिक एसिड। लॉयंस का क्या होगा? इनका यूरिया होगा। देखो जरा, पी का नंबर 3 और क्यू का नंबर 1 और आर का नंबर 2, इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन था, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। नेक्स्ट पे देखो भाई, आइडेंटिफाई द टेक्सा दैट कॉन्स्टिट्यूट पैराफाइलेटिक ग्रुप इन द गिवन फाइलोजेनेटिक ट्री। बोल रहा है कि ये फाइलोजेनेटिक ट्री है और इस फाइलोजेनेटिक ट्री में पैराफाइलेटिक ग्रुप बताओ कौन सा पैराफाइलेटिक ग्रुप है। अगर हम इनको मिला देंगे तो क्या ये पैराफाइलेटिक ग्रुप है? ठीक है, ऑप्शन ए डी ई एफ। अगर हम इनको मिला देंगे तो क्या ये पैराफाइलेटिक ग्रुप है? बी सी डी। क्या अगर हम इसको मिला देंगे तो ये पैराफाइलेटिक ग्रुप है? सी डी ई, सी डी ई। और क्या अगर हम लोग इनको मिला देंगे तो ये पैराफाइलेटिक ग्रुप है? ये हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया हमारे पास ऑप्शन बी, और ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डी, सी डी ई। अब सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए पैराफाइलेटिक ग्रुप क्या है। व्हाट इज ए पैराफाइलेटिक ग्रुप? पैराफाइलेटिक ग्रुप आपको दिख रहा है यहां पे, ये आपको मेंशन है, यहां से लेकर के ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है यहां से लेकर के यहां तक का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा एक ऐसा फाइलोजेनेटिक ट्री जिसमें सारे के सारे मेंबर्स का एक कॉमन एंसेस्टर होगा और उसके जो डिसेंडेंट है उनमें से कुछ डिसेंडेंट होंगे। तो पैराफाइलेटिक ग्रुप क्या है? दैट कॉन्स्टिट्यूट और दैट पैराफाइलेटिक ग्रुप कंटेन्स द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल मेंबर्स। सभी मेंबर्स का जो मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर वो होगा ग्रुप का, एंड ऑल इट्स ओके, most recent common ancestor of all members of the group and some but not all its descendant, कुछ इसके डिसेंडेंट। जैसा अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री में कुछ तो डिसेंडेंट्स को लिया गया है, सारे डिसेंडेंट्स को नहीं लिया गया, और उनका जो मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर है उनको कंसिडर किया गया है। तो अगर आप ये देखो
बी और सी का एंसेस्टर यहां पर, ए का एंसेस्टर यहां पर, तो यहां पे दो एंसेस्टर के बारे में बात चल रही है, ये तो हो नहीं सकता। डी ई एफ देखो, डी ई एफ, अगर इस फाइलोजेनेटिक ट्री को हम लेंगे तो यहां पर इन सभी का, इसका 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 और इसका, ये रिसेंट एंसेस्टर है, ये रिसेंट एंसेस्टर है, और इस एंसेस्टर, ये वाला पर्टिकुलर एंसेस्टर है। इस पूरे फाइलोजेनेटिक ट्री का, इस पूरे फाइलोजेनेटिक ट्री का रिसेंट एंसेस्टर और इसके कुछ डिसेंडेंट, बट नॉट ऑल डिसेंडेंट, इसको छोड़ दिया गया है, ये तीन डिसेंडेंट को कंसिडर किया गया है, और पूरे फाइलोजेनेटिक ट्री का रिसेंट एंसेस्टर DEF, ये एक एग्जांपल है पैराफाइलेटिक ग्रुप का। दिस वन इज एग्जांपल ऑफ पैराफाइलेटिक ग्रुप, ये बिल्कुल ठीक है, आंसर की में भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से नेट लेवल की तरफ चले गए ये क्वेश्चन। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये IIT जैम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफर एंड पे है, बिल्कुल टफर एंड पे है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन IIT जैम में पहले कभी भी नहीं आए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड्स टू रिड्यूस्ड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन हीमोग्लोबिन? कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कम हो जाती है? रिड्यूस्ड एफिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप यहां पर आ जाओ। एक ये आपने एक इस तरह का एक ये डायग्राम देखा होगा, एक ग्राफ देखा होगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, ये लेफ्ट और राइट में शिफ्ट होता है। राइट में शिफ्ट होने का मतलब क्या है? राइट में शिफ्ट होने का मतलब ये है, यहां से देखो, राइट में शिफ्ट होने का मतलब क्या है? देखो, रिड्यूस्ड एफिनिटी, की ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज किया जा सके। सबसे पहला कंडीशन, एक तो H पॉजिटिव आयन अगर बढ़ेगा तो ये जो कर्व है ये शिफ्ट हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। दूसरा, BPG-2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये इंक्रीज होगा तो भी ये कर्व राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर प्रेशर पे कंसीडर करोगे, आपको देखने को मिलेगा यहां पे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग इतना % है, यहां पर इतना % है, और जब ये नीचे की तरफ जाता है, ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी और कम हो जाती है। तो यहां से एक ऑप्शन तो हमारे पास दिया हुआ है, देखो ये, अगर pH 7.4 से 7.2 हो जाए तो एफिनिटी कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। यस, बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा देखो, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये था हमारे पास, ये भी है, तो यहां से भी क्या होगा, अगर बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल ज्यादा है तो भी एफिनिटी क्या हो जाएगी? वो भी एफिनिटी कम हो जाएगी। एक तीसरा ऑप्शन ये देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ CO2 बाइंड कर लेगा, CO बाइंड कर लेगा, और हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन बचेगा नहीं, तो वहां से भी ये इनडायरेक्टली एफिनिटी को डिक्रीज कर दे रहा है। डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इन द लंग्स में जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, उसकी वजह से यहां पे क्या देखने को मिलेगा? क्या लंग्स में पार्शियल प्रेशर कम होता कार्बन डाइऑक्साइड का? यस, ब्लड जो है वो कैरी करके लेके आएगा CO2 टिश्यू से, और वो लंग्स में जाकर के रिलीज कर देगा, और वहां पे क्या होगा? वहां पे जैसे ही मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हुआ, वैसे ही हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो सॉरी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है। यहां से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में क्या क्या आते हैं? A, C एंड D, दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आंसर की। क्वेश्चन कहां का है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन का ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास आ गए न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा आपको सोचना था इन क्वेश्चंस के बारे में। देखो क्या कहा है, इन ए प्लांट स्पीसीज द जीनोटाइप
दिस जीनोटाइप, दिस पर्टिकुलर जीनोटाइप। तो हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। इसको क्रॉस करवा दिया किसके साथ, ये होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव डायहाइब्रिड क्रॉस, F1 मिलेगा। गैमीट बनाओ डी एंड ई, गैमीट बनाओ डी एंड ई। F1 इंडिविजुअल आएगा हमारे पास क्या, डी ई डी, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये हमारे पास आएगा F1 इंडिविजुअल। यहां तक आपने कर लिया, ठीक है कर लिया। अब F1 को दोबारा से क्या करवाया गया, टेस्ट क्रॉस करवाया गया F1 को, तो F1 को टेस्ट क्रॉस करवाओ भाई। F1 है हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, क्रॉस करवाओ। इसका टेस्ट क्रॉस का मतलब होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ हम इसको क्रॉस करवा रहे हैं, ओके। लेकिन अब क्या स्टेटमेंट दी है, कंसिडरिंग दैट द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड 20 मैप यूनिट्स, टू जीन्स आर लिंक्ड एंड 20 मैप यूनिट्स आर अपार्ट इन द क्रोमोसोम। ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं, 20 सेंटीमोर्गन एक दूसरे से दूर है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो 20% है। ये बात ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 20% है। पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी विद जीनोटाइप दिस, इस जीनोटाइप की का परसेंटेज कितना होगा। जब टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, ये वाला क्रॉस परफॉर्म करवाएंगे, तो उस पर्टिकुलर जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स कितने होंगे। चलो जरा क्रॉस करवाओ, पहले हम लोग क्रॉस करवा दे रहे हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन में यहां से आपको जो गैमेट्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, कैपिटल डी के साथ कैपिटल ई, कैपिटल डी के साथ स्मॉल ई, स्मॉल डी के साथ कैपिटल ई, और स्मॉल डी के साथ स्मॉल ई। ये वाले गैमेट मिलेंगे आपको यहां से 4, कैपिटल डी कैपिटल ई, कैपिटल डी स्मॉल ई, स्मॉल डी कैपिटल ई, और स्मॉल डी और स्मॉल। एक तो यहां से आपको एक पेरेंट्स के गैमेट ये मिले, दूसरे पेरेंट्स के गैमेट आपको केवल और केवल ये मिलेंगे, ठीक है, केवल और केवल ये मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे ले जाके कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, है ना, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई, ये दूसरा कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, स्मॉल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ऐसे कर सकते हो। और कैपिटल डी सॉरी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, उसने पूछा है ये कितने बनेंगे, ये इंडिविजुअल कितने बनेंगे। हमने क्रॉस करवाया था कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, इसको क्रॉस करवाया था किसके साथ, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, इसके साथ क्रॉस करवाया था। हमारे पास ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ये कैसी कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल, क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास। तो पेरेंटल कौन कौन है, ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है, ये भी एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और ये जो दोनों के दोनों हैं ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। और रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, 20% रिकॉम्बिनेंट्स है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20% है, तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने हुए, 20%। पेरेंटल कितने हुए हमारे पास, पेरेंटल हुए हमारे पास 80% पेरेंटल हैं। और पेरेंटल कैसे हैं, दो हैं, एक पेरेंटल ये है और दूसरा पेरेंटल ये है, पेरेंटल जीनोटाइप ये, पेरेंटल जीनोटाइप वो। तो 80% में से दो पेरेंटल जीनोटाइप ये और ये दो पेरेंटल जीनोटाइप है। अब आधी ये होगी आधी ये होगी, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई प्लस कैप स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, 40% ये है और 40% ये है। कितना आएगा, 40% आ जाएगा,
आंसर क्या आएगा 40%। 40%, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे 20%। 20% रिकॉम्बिनेंट्स बना दिए, ये हैं वो 20% रिकॉम्बिनेंट्स, ये दोनों पेरेंटल टाइप। तो टोटल 100% में से 20% पेरेंटल टाइप है, 80% सॉरी 20% रिकॉम्बिनेंट्स है, 80% पेरेंटल टाइप है। उस 80% पेरेंटल टाइप में से ये पेरेंटल टाइप हमें मिलेगा 40%। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से आपको पता चला कि भाई 20 मैप यूनिट इसके बीच में डिस्टेंस है, मींस फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20% है, रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं 20% है, पेरेंट्स कितने हैं, पेरेंटल फिनोटाइप पेरेंटल जीनोटाइप कितनी है 80% है, और उस 80% में एक पेरेंटल जीनोटाइप पूछा है जो कि 40% आ जाएगा आपके पास। तो करेक्ट आंसर इज दैट। एक क्वेश्चन आप एग्जाम में जाने से पहले इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवाया था। एक क्वेश्चन अगर किसी ने ध्यान दिया होगा उस क्वेश्चन पे तो वो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन करके आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, इन ए फार्म एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम द एनिमल विद डोमिनेंट दिस फिनोटाइप and recessive this phenotype, dominant this phenotype and recessive this phenotype, they are commercially important, commercially important. The inheritance of this trait follow Mendelian law from the tetrahybrid cross, monohybrid cross, dihybrid cross, trihybrid cross, tetrahybrid cross। बोला है from the tetrahybrid cross of two genotypes, this and this, the expected frequency of offspring that will show all above mentioned desire phenotype। हमें पता होना चाहिए हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक इंडिविजुअल, हमें चाहिए एक कॉम्बिनेशन जिसमें ये तो डोमिनेंट हो, ये तो डोमिनेंट हो। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हमें चाहिए एक डोमिनेंट, एक तो ये हो गया। दूसरा केस हमें चाहिए ये रेसेसिव फिनोटाइप, मींस ये इंडिविजुअल चाहिए हमें। तीसरा देखो ये डोमिनेंट चाहिए, मींस ये एक डी हो चलेगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, कैपिटल डी भी और स्मॉल डी भी, ये भी हो सकता है चलेगा। तीसरा हमें चाहिए ये इंडिविजुअल, तीसरा हमें चाहिए ये कॉम्बिनेशन। एक बार इसको इसके साथ वो क्रॉस करवा दो, इस पार्ट को इसके साथ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, क्रॉस करवाओ, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। हमें चाहिए ऐसा, ऐसा जीनोटाइप चाहिए, ऐसा फिनोटाइप, ऐसा जीनोटाइप चाहिए हमें कि जहां पर एक एटलीस्ट कैपिटल ए हो, एक एटलीस्ट कैपिटल ए हो, ये डोमिनेंट ये डोमिनेंट ये डोमिनेंट। सो 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी क्या है इसके आने की, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 3 आउट ऑफ 4। आप मुझे ये बताओ जब आप इसको इसके साथ क्रॉस करोगे तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। उसी तरह जैसे ये इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/4 होगी, और जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की 1/4 है। मल्टीप्लाई कर दो, ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी है इनका सम अप कर दो। सम अप करोगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 3 या 9, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौका 254, 9/254, 9 डिवाइडेड बाय 254। एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग, 9/254 कितना आता है, 9/254, 9 डिवाइडेड बाय 254, तो इसका आंसर आएगा 0.035। इसका आंसर कितना आएगा 0.035। ये है इसका करेक्ट आंसर। ये भी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, पिछले दोनों क्वेश्चन जेनेटिक्स से थे, ये क्वेश्चन इवोल्यूशन से है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, एलिल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। देखो, ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर resulting from homozygosity
फॉर ए रेसेसिव एलील, ये कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन में भी क्या बात कर रहे हैं, ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम होमोजाइगोसिटी ऑफ रेसेसिव एलील। इसकी होमोजाइगोसिटी की वजह से कंडीशन आती है जिसमें 2 out of every 10,000 इंडिविजुअल, 2 out of every 10,000 इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, अज्यूमिंग, क्या अज्यूम कर रहा है, द डिसऑर्डर इज नॉट लीथल। पहली बात तो डिसऑर्डर लीथल नहीं है, कोई इंडिविजुअल मरेगा नहीं। डिसऑर्डर डज नॉट इंपैक्ट रिप्रोडक्टिव सक्सेस, रिप्रोडक्टिव सक्सेस के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। मींस ये वाले इंडिविजुअल हैं, दे विल परफॉर्म रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, यहां पे रिप्रोडक्शन होगा डेफिनेटली, ठीक है। नो न्यू म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं है पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन फॉलो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये भी बात कर दी। पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ कैरियर्स इन द पॉपुलेशन दैट पास दिस एलील टू द ऑफस्प्रिंग। पूछा है कि कितनी पॉपुलेशन ऐसी है कैरियर्स की जो इस एलील को पास कर सकती है। तो कौन कौन पास कर सकता है, पहली बात तो हमारे पास इंडिविजुअल एक तो ये होंगे, दूसरे इंडिविजुअल ये होंगे, तीसरे इंडिविजुअल ये होंगे। अब ये इंडिविजुअल मर भी नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लीथल कंडीशन नहीं है। और दूसरी बात रिप्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है इसका। द डिसऑर्डर डज नॉट इंपैक्ट रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ये दो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, ये दो इंडिविजुअल है 10,000 में। हमें निकालने हैं ये, हमें निकालने हैं ये, हमें निकालना है 2pq, हमें निकालना है 2pq। हमारे पास गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, हमारे पास क्यू स्क्वायर गिवन है। और क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2/10,000, 2/10,000। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0.00002, ये वैल्यू आ गई। 2/10,000 करोगे, देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.0002, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसका स्क्वायर करो, अब इसका स्क्वायर करो, 2/10,000 ये आपने कर दिया। अब इसका स्क्वायर करो, क्या करोगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, क्यू को यहां रख लो, इज इक्वल टू 0.0002, इसका अंडरूट आप कर दोगे। अंडरूट 0.0002 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा क्या वैल्यू आएगी आपके पास। अभी वैल्यू करके देख लेते हैं हम लोग। अंडरूट 0.0002, ये वैल्यू आती है 0.014, 0.0141, ये वैल्यू निकल के आती है। तो हमारे पास Q की वैल्यू निकल के आई कितनी, Q इज इक्वल टू 0.0141। P की वैल्यू कैसे निकालोगे, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0141। तो एक में से ये माइनस कर दो, माइनस करते हैं जरा एक में से, ये एक में से माइनस करके देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है। 1 माइनस 0.0141, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 0.9859। तो हमें यहां से क्या मिल गया, P की वैल्यू मिल गई 0.9859, Q की वैल्यू मिल गई 0.0141। निकालना क्या है, 2pq निकालना है। 2 मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू है 0.9859 मल्टीप्लाई बाय 0.141 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कर दो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0141, ये वैल्यू आती है मेरे पास 0.0278, ये वैल्यू आती है।
तो 2pq इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और दिस वैल्यू 0.0278 मल्टीप्लाई बाय 10,000, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10,000 से 0.0278 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो आपके पास ये आ जाएंगे कितने, 278। तो ये हमारे पास कैरियर है, दीज आर द कैरियर। ये वो इंडिविजुअल हैं जो कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये अपना एलील ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरे कौन, ये वाले भी अपना एलील ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वो कंसिडर कर रहा है केवल और केवल कैरियर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 2.78%। 278 10,000 का कितना परसेंट है, दैट इज 2.78%। 2.78%। और दूसरा, अगर ये इंक्लूड कर रहा है उन दो मेंबर्स को भी, तो ये आ जाएगा 280 मेंबर्स, जो कि ट्रांसफर कर देंगे उस जीन को। ये रिसेसिव इंडिविजुअल जीन्स को क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ना तो इनकी डेथ हो रही है, ना तो ये लिथल है, और ये डिसऑर्डर जो है रिप्रोडक्टिव सक्सेस को भी कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जो स्टूडेंट इसको कंसिडर करके आंसर करके आए हैं और जो इसको कंसिडर करके 2.8 आंसर करके आए हैं, उन सभी का आंसर सही है, उन सभी का आंसर सही आएगा। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो ये बोलता, अगर वो ये बात मेंशन नहीं करता, तो हम शायद इसको इंक्लूड ना करते। वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है, तो इंडिविजुअल 280 इंडिविजुअल होंगे जो इसको जीन को ट्रांसफर करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 2.8। ये वैल्यू आएगी 2.8। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे सारी चीजें। एक बार फिर से देख लेना। तो जो ये मेरा वाला पार्ट है, इस पार्ट में जो भी आंसर की हुई है वो सभी आंसर की बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो। बहुत ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन मैं नहीं कंसिडर कर सकता। 2pq पूछा था, आपको 2pq कैलकुलेट करके 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना था। उसकी जो फ्रीक्वेंसी आई 2pq हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर आ जाता है। तो होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए इंतजार करो और आगे की तैयारियां करो। बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं छोड़ देना है कि भाई 2-3 क्वेश्चन अगर किसी के गलत भी हो गए तो हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है। बाकी और एग्जाम्स आ रहे हैं, गेट भी आ रहा है, सीयूईटी पीजी आ रहा है, उन सब की प्रिपरेशन करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अभी आपका नेक्स्ट सेशन होगा, मेहमिया सर अभी नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं, तो नेक्स्ट पार्ट देखो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और उनको मैच करो। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, तो चलो शुरू करते हैं our session for question answer discussion of the year 2025 IIT JEM बायोटेक्नोलॉजी पेपर। ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट द सेशन। लुक, एकदम जो सबसे इजी वाला क्वेश्चन था बायोटेक पार्ट से, आई मीन दैट वाज ओनली ऑन फॉर पीसीआर। क्वेश्चन ऐसे था कि आफ्टर हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ पीसीआर द एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ is generated for the first time from chromosomal DNA template। कितना मिनिमम साइकिल होना चाहिए जिसके बाद आपको कुछ कुछ नोटिसेबल अमाउंट में आपको दिखेगा। यहाँ पे जो लिखा है देखो, द एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ इज जनरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मींस नोटिसेबल अमाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नोटिसेबल अमाउंट मतलब आप जिसको बोल सकते हो कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ सिग्निफिकेंट मिला। ठीक है, सो दैट विल बी ऑफ कोर्स आफ्टर थर्ड साइकिल। आफ्टर 2 cycle it will be 2 less, and if you go ahead with the minimum number of cycles then 3 will be best। ठीक है, मतलब 3 के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ सिग्निफिकेंटली एम्प्लीफाइड हुआ है, राइट? सो देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। जनरली आप देखोगे जब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं,
राइट. सो जनरली टॉक अबाउट हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग, जो कि सेल सिग्नलिंग में हम लोग काफी डिटेल में पढ़े. बट यहाँ पे दिया है अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, अ स्वीटनर मॉलिक्यूल, जो कि जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करेगा. ठीक है. सो यहाँ पे उसका जो बाइंडिंग एफिनिटी है, बाइंडिंग एफिनिटी किस पे दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी चेंज. सो यहाँ पे देखो सब कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपको. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेल जी वैल्यू, आपको क्या करना है? आपको बोलना है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट, इज द स्वीटेस्ट. सो स्वीटेस्ट आपको कैसे पता चलेगा? ये जो स्वीटनर का बाइंडिंग होगा रिसेप्टर के साथ, जहां पे डेल जी वैल्यू जितना कम है, जितना लोएस्ट एनर्जी होगा, उतना इफेक्टिव बाइंडिंग होगा. इफेक्टिव बाइंडिंग मतलब द स्वीटनेस विल बी मोस्ट इफेक्टिव. The sweetness will be most effective. See, a lower free energy, सबसे जो कम है यहाँ पे -12 वाला है, सबसे कम. ये जो लोएस्ट फ्री एनर्जी है ड्यूरिंग द बाइंडिंग, दैट सिग्निफाइज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. किसके साथ? बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द रिसेप्टर. व्हिच मॉलिक्यूल? द स्वीटनर मॉलिक्यूल एंड द रिसेप्टर, एंड दैट रिजल्ट अ हायर परसीव्ड स्वीटनेस. अंडरस्टूड? तो बेसिकली स्वीटनेस कब मिलेगा? ज्यादा, जिसका बाइंडिंग ज्यादा हो. बाइंडिंग किसका ज्यादा होगा? जिसका डेल जी वैल्यू सबसे कम. यही सिंपल थ्योरी, और कुछ नहीं. तो जिसका डेल जी वैल्यू सबसे कम है उसका बाइंडिंग उतना स्ट्रांग होगा. जिसका बाइंडिंग स्ट्रांग होगा उसका स्वीटनेस भी ज्यादा. ठीक है. नेक्स्ट, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया, इवन दो दिस इज बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन दिया ऑन द बेसिस ऑफ 3 मॉलिक्यूल एसिडोफेनॉल बेसिकली. ठीक है. देखो, एक पैरा अमाइनो, एक पैरा नाइट्रो, एक पैरा मिथॉक्सी, 3 डिफरेंट ग्रुप के बारे में लिखा है कि कहां पे आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो. लुक एट दिस. सो बेसिकली ये जो पैरा नाइट्रो है एंड जो पैरा मिथॉक्सी ग्रुप है, these two are what? These two are basically electron withdrawing group. These two are electron withdrawing group. इसलिए इन दोनों का जो आईआर फ्रीक्वेंसी होगा, this will be significantly higher. IR frequency will be significantly higher. But if you look at this, so these two are electron withdrawing. But in this case, ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ठीक है. यह है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. So since it is electron donating, इसका जो IR stretching frequency होगा, that will be comparatively lesser. ठीक है. तो अब देखो, if you look at these values, you will see इसका सबसे कम है comparatively 1677. But if you look at the other two, पैरा नाइट्रो एंड पैरा मिथॉक्सी, इन दोनों का कंपैरेटिवली ज्यादा. ठीक है. सो आंसर के बारे में अगर देखोगे तो P के साथ 1 होगा, देन Q के साथ 2 एंड R के साथ 3. सो दैट बेसिकली आंसर. यस, आंसर. ठीक, स्ट्रेट अवे दे दिया है. नेक्स्ट. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम Agrobacterium tumefaciens plant transformations. Which one of the following statements is correct about Agrobacterium tumefaciens mediated plant transformation? Okay, कौन सा करेक्ट बोला है? The marker gene for the selection of the plant transformant is located outside the tDNA segment of the transformation plasmid. कौन सा दिया है? Selection of plant, the marker gene for the selection of plant transformant, is it located outside plant transformant? ये है plant transformant marker gene. ये तो tDNA का अंदर ही है. यहाँ पे लिखा है कि outside the tDNA. This is just inside. The marker gene for the selection of bacterial transformant is located within. Oh my God. बैक्टीरिया जो कि बाहर है उसको अंदर कर दिया, within कर दिया. Next, the two tDNA border sequence from left and right are essential to design a binary vector. Yes, this is correct. This is correct. In binary vector system, the Vir gene and the two tDNA border sequence left and right are present in the same transformation process. This is again wrong, right? तो ये आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा करेक्ट है. स्ट्रेट अवे इट विल बी सी. नेक्स्ट, which of the following statement is or are correct about Deinococcus reducans?
ठीक है, इसके बारे में कहां पता चला? ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है इसलिए कि ये आयनाइजिंग रेडिएशन को रेजिस्टेंट कर सकते हैं, मतलब इट इज हाईली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स आयनाइजिंग रेडिएशन आल्सो. If you look at the options, you will see there are some options जहाँ पे लिखा है it can survive up to 50,000 ionizing radiation. It's very resistant towards ionizing radiation. That's why this is famous. Otherwise, इनके बारे में you know why we will talk about this? There are thousands of microorganisms, but कुछ particular microorganism जो कि extreme heat में भी survive कर सकते हैं, extreme ionizing radiation में भी survive कर सकते हैं. So like that there are some extreme examples. So जो extreme example है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है? Because this is not like your normal equivalent. These are extreme, like cryophilic, thermophilic. तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी होता है. सो उसके बारे में थोड़ा तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि पता था, इनफैक्ट आई आल्सो न्यू अबाउट इट. Then if you look at the other options, it has a cell wall consisting several layers, including one outer membrane that lacks lipid A. Yes, this is also correct. Then the peptidoglycan in its cell wall has ornithine in place of dianofamilic acid. Yes, this is also correct. This is a very good observation. This is also correct. It is a gram negative organism. No, this is not gram negative. This is gram positive. Okay, this is the only thing which is not correct regarding this bacteria. Next, the method used to detect DNA fragment of 150 base pairs. Yes, the very, you can say, tempting questions, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ. इसमें क्या पॉइंट है? एक्यूरेसी इलेक्ट्रो प्रोसेस में तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्दर्न ब्लॉट पे कर नहीं सकते क्योंकि दिस इज मेनली फॉर एमआरएनए, ठीक है. देन वेस्टर्न ब्लॉट इज मेनली फॉर प्रोटीन, ठीक है, मेनली फॉर प्रोटीन. पॉलीएक्रिलामाइड जेल पेज में कर सकते हो कि नहीं, ठीक है. ये है एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कर सकते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स इसमें भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी आप कर सकते हो क्योंकि लेंथ काफी ज्यादा है, 150 बेस पेयर. तो ये जो 150 बेस पेयर है, 150 बेस पेयर का लेंथ अगर देखोगे तो इट्स नॉट टू बिग, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ज्यादातर आप केबी में देखते हो, तो 150 बेस पेयर इन दैट सेंस इज वेरी लेस, टू बी ऑनेस्ट, उतना भी ज्यादा नहीं है, राइट. सो व्हेन इट कम्स फॉर द डिटेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिटेक्शन, यहाँ पे अगर देखोगे जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, नॉर्दर्न ब्लॉट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एमआरएनए, तो यहाँ पे तो कोई चांस हो ही नहीं सकता. देन वेस्टर्न ब्लॉट इज एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोटीन, बट आपको आइडेंटिफाई करना है डीएनए, ठीक है. तो ये जो बी एंड डी है, दीज आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, वन फॉर एमआरएनए, वन फॉर प्रोटीन, तो इसमें तो कोई बात हो ही नहीं सकता. नाउ कमिंग टू एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें तो 150 बेस पर डेफिनेटली आपको मिलेगा. नाउ कमिंग टू पेज, आप बोल सकते हो कि सर पेज के लिए 150 बेस पर उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत कम हो गया, बट इफ यू कैन वैरी द परसेंटेज ऑफ एक्रिलामाइड, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डिटेक्ट दैट. अंडरस्टूड? Next, which of the following metabolite accumulates in the blood of a human adult consuming a ketogenic diet? This is not so difficult. This was much easier question, right? You know the ketone bodies? There are 3 ketone bodies. But out of the 3 ketone bodies, the most two common ketone bodies are what? Acetoacetate and beta hydroxy butyrate. Right? So यही दो ऑप्शन आपको दिया है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसिटोएसिड. बाकी जो दिया है पायरुवेट एंड ऑक्सैलोएसिटेट, these are the product of your glycolysis and TCA cycle. So यहाँ पे लिखा है कि consuming ketogenic diet. Understood? Look at the question again. कि which of the following metabolite accumulates? Ketogenic diet खाने से क्यों pyruvate and oxaloacetate accumulate? No, obviously not, because it deals with your ketone bodies actually, right? So ketone bodies, जो main जो ketone bodies है, so these are these two, acetoacetate and beta hydroxy butyrate. Okay. Next, the futile cycle. The futile cycle, the chemical energy is dissipated as heat due to two opposite biochemical reactions. Which of the following biochemical reactions these are part of futile cycle? So basically futile cycle क्या है? जहाँ पे ATP लॉस होता है,
जहां पे एटीपी का कंजम्पशन हो, जहां पे एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, जहां पे एटीपी यूज होता है, नॉट प्रोड्यूस्ड होता है, एटीपी यूज होता है। सो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एटीपी का कंजम्पशन होता है, तभी आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलेगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6, यहाँ पे और एक फॉस्फेट ऐड हो गया, मतलब दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एटीपी कंजम्पशन, एटीपी यूटिलाइजेशन यू कैन से, राइट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, नो, यहाँ पे कोई एटीपी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1,3 फॉस्फोग्लिसराइड टू 3 फॉस्फोग्लिसराइड, यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइजेशन नहीं, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, अंडरस्टूड। देखो ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं देख रहा था। एक वेक्टर जिसका साइज दिया है 3 kb एंड इंसर्ट जिसका साइज दिया है 1.2 kb, राइट। यहाँ पे देखो लिखा है इट हैज द प्रमोटर एंड आरबीएस सीक्वेंसेस, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, ठीक है। आरबीएस सीक्वेंसेस इन द 300 base pair region between the restriction site for the enzyme X and Y. There are no other sites for X and Y in the vector. Okay, चलो। The promoter is directed towards the Y side, मतलब ये वाला जो पार्ट। सो ये जो इंसर्ट, ये इंसर्ट बस ऐसे ही आएगा। अगर आप इंसर्ट को ऐसे कंसीडर करोगे तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। एंड देखो दोनों साइड में क्या है, वाई है, तो बेसिकली यही पे आएगा ये। बस इसको उठा के ऐसे बिठा दो, इधर 300 रहेगा जैसे था 300 रहेगा, बस इसको उठा के इधर बैठा, ठीक है। देन क्या किया था, ORF is cloned in the correct orientation in the vector using, क्यों लिखा है कि करेक्ट ओरिएंटेशन, ये अगर ओरिएंटेशन उल्टा होता ना, ये ऐसे नहीं होता, ये उल्टा हो जाता, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ओरिएंटेशन वाला मेंशन किया। ओके फाइन। सो कैसे क्लोन को किया, एट वाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाई, वाई में डाइजेस्ट करके इसको इंट्रोड्यूस किया। देखो फाइन, चलो। नाउ द साइज ऑफ द लार्जेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड एक्सप्रेसिंग द ORF अपॉन डाइजेशन विद एंजाइम X will be how much? So basically आपको जो recombinant vector मिलेगा that has to be digested with enzyme X. So पहले हम लोग ये जो recombinant vector है इसको डिजाइन कर लेते हैं। अब देखो इधर X and Y 300 बेस पेयर में था, so X and Y 300 बेस पेयर में ऑलरेडी लिखा हूं मैंने, राइट। उसके बाद जैसे ही है इधर ऐसे ही बस पुट करते हैं उधर, देखो so 300 तो ऑलरेडी था पहले, उसके बाद फिर 300 200 700, फिर 300 200 700, ठीक है। जैसे था ऐसे किया मैंने। सो आपको फाइनली क्या करना है, X से डाइजेस्ट करना है। तो X कहाँ है, X यहाँ पे है, X यहाँ पे है, X यहाँ पे है। तो आपको कहाँ कहाँ बैंड मिलेगा, एक बैंड मिलेगा, एक बैंड मिलेगा एंड एक टोटल एक बैंड मिलेगा, बट तो इसका कितना होगा 300 300 600, इसका कितना होगा 200। रिकम्बिनेंट जो वेक्टर है इसका साइज कितना 4200, क्योंकि आपका वेक्टर है 3000 एंड ORF है 1.2, आई मीन योर इनसाइड है 1.2। सो रिकम्बिनेंट वेक्टर का साइज कितना 4200। सो यहाँ पे अगर 600 एंड 200 हो गए तो बाकी का कितना होगा 3400। इसमें और कोई इधर उधर होने का कोई चांस ही नहीं है, राइट, क्योंकि उधर अगर 800 हो गया तो 4200 minus 800 it is basically 3400. Understood? So it will be 3400. Thank you. सो हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान, इवेंटर ऑफ फिजिकल साइंस। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली जो भी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में फिजिक्स का पोर्शन आया था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, उन हर क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन था फिजिक्स का वो था क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ रेजिस्टर ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस is maintained at a constant voltage based on Ohm's law। अगर हम करंट को डबल करते हैं, ठीक है, अगर हम करंट को डबल करते हैं तो पावर का क्या होगा अक्रॉस द रेजिस्टर। पावर हमसे यहाँ पर पूछी गई थी अगर मैं करंट को डबल करती हूँ तो
तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो पावर होती है, पावर और करंट के बीच में एक रिलेशन होता है P इक्वल्स टू VI। अब इसमें क्या कहा गया कि आपने करंट को डबल किया है, तो या तो आप इस फॉर्मूले को पूरा रखो वोल्टेज की टर्म्स में और या फिर आप इसको रखो करंट की टर्म्स में। तो करंट के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर बाय R, है ना, V इज इक्वल्स टू सॉरी I स्क्वायर इंटू में R, है ना, V इक्वल्स टू IR होता है, तो उसको अगर आप पुट करोगे तो I स्क्वायर R। तो अगर मैंने करंट को डबल किया है तो 2 की पावर 4, तो पावर क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो I डैश विल बी 2I, तो P डैश विल बी 4P। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, हीट क्या होगी, वर्क डन का क्या होगा और फिर टेम्परेचर का क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, 29 है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जब गैस जो होता है फ्रीली एक्सपैंड करती है, राइट, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन जब होता है तब गैस जो है वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड करती है। तो सबसे पहली चीज, फ्री एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो वर्क डन विल बी 0। अब किस कंडीशन में हो रहा है, एडियाबैटिक कंडीशन में हो रहा है। एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, डेल क्यू इक्वल्स टू 0, मतलब क्यू आपका 0 होगा, है ना। तो दो चीज तो हमें मिल गई, क्यू भी 0 होना चाहिए, डब्ल्यू भी 0 होना चाहिए। तो पहले तो मैं इस ऑप्शन को हटाती हूँ। अब इसमें कहा Q0 W0 डेल्टा T इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक इसको हटा देते हैं हम। अब या तो ये सही होगा या ये सही होगा। तो अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है दिस इज फॉर आइडियल गैस। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हो तो अगर मैं फिजिक्स के टर्म्स में बात करूं तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू प्लस टी डब्ल्यू। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो डी यू की वैल्यू 0 हो गई। और आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, 0 होगा। सो इन शॉर्ट आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको ये कहा गया कि आपके पास 2 चार्जेस है, एक है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए। द पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही होना चाहिए, मतलब आपको इक्वेटोरियल पर नहीं जाना है। ठीक है, सेम लाइन पर ही ढूंढना है। अब वो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज के साइड में हो सकता है नेगेटिव चार्ज के साइड में हो, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेरा Q1 चार्ज है ना, यहाँ मेरा Q2 चार्ज है, राइट, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन दिया है वो 16 सेंटीमीटर का दिया है। और Q1 की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 88 कोलम, 8 है ना, हाँ। और ये दिया हुआ है -6 इंटू 10 की पावर -8, ये है। तो अब देखो हमारे पास हो सकता है कि जो वो पॉइंट है, अब आपकी चॉइस है, आप कैसे भी ले सकते हो, बस आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना पॉइंट चूज करना होगा। ठीक है, देखो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मतलब ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो क्या कहा गया है, 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये देखो ये जो कह रहा है ये वाला पॉइंट, ये इस बिहाफ पे कह रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज से अगर आप देख रहे हो तो 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर आपको नेगेटिव के बिहाफ पर मिलेगा, ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर आप इसमें बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो जो 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है वो Q2 से है डिस्टेंस। ठीक है, ओके। अगर नेक्स्ट अब बात करें 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये इसमें ये कहा जा रहा है कि केवल एक ही होगा, वो भी 10 सेंटीमीटर, और अगले में कहा गया केवल 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने मान लिया एक आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट होगा ये x1 जहां पर शायद पोटेंशियल 0 हो सकता है, और ये कोई पॉइंट
x2 डिस्टेंस पर मान लिया मैंने पहले पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने पॉइंट P लिया है, एक पॉइंट Q ले लिया, तो ये x2 डिस्टेंस पर हो गया और ये x1 डिस्टेंस पर, ठीक है। चलो अब हम पहले इसके लिए निकाल लेते हैं x1 के लिए। तो यहाँ पर P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल देखोगे Q1 की वजह से, तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में 10 की पावर -8 अपॉन में r कितना है x1 प्लस, अब पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल आपको 0 दिया गया। अब Q2 की वजह से इस पर देखिए, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया 16 - 8, तो यहाँ पर 16 - x, दिस विल बी 16 - x, तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी कि -6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -8 अपॉन में 16 - x इक्वल्स टू 0। x इज बेसिकली योर x1 है ना, तो x1 ही मानकर चलते हैं। तो देखो अब ये एक प्लस है एक माइनस है ना, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन में 16 - x1, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है x1 की 160 - 10x1 इक्वल्स टू 6x1, यही होगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो भाई ये कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने, ये अगर मेरा पॉजिटिव था तो इससे 10 सेंटीमीटर पर तो नेट पोटेंशियल 0 हो रहा है। ओके, अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा x2 निकालना है मुझे, तो x2 निकालना है तो फिर x2 के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, x2 के लिए हम निकाल लेते हैं कि मतलब Q पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे तो K फिर से वही 10 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -8 अपॉन में x2, और अब की बार मैंने माइनस को कंसिडर करते हुए ही डायरेक्ट लिख देती हूँ K, और ये मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -8, और अब की बार अगर आप Q2 से इसका डिस्टेंस देखोगे तो 16 प्लस, सॉरी एक मिनट रुको, एक मिनट, Q1 से तो इसका डिस्टेंस इतना हो जाएगा, और ये टोटल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा भाई x2 माइनस, ठीक है, क्योंकि Q2 से तो ये वाला डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस 60, ठीक है। अब देख लो जो जो कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है 10x2 माइनस 16, 160 मतलब, और दिस इज 6x2, तो इधर आएगा ये 4x2 इक्वल्स टू 160, तो x2 की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो 10 सेंटीमीटर भी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, 40 सेंटीमीटर भी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और एक आ रहा है नेगेटिव x के इस तरफ, नेगेटिव चार्ज के इस तरफ, और एक आ रहा है नेगेटिव चार्ज के इस तरफ। सो इन शॉर्ट ये बिल्कुल सही दिया हुआ था, हमने जो पहला ऑप्शन ही देखा उसी को कंसिडर करते हुए हमने सॉल्व किया, तो हमारी बिल्कुल सही वैल्यू आ भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जहां पर आपको हाइड्रोजन एटम के केस में वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। पर यहाँ एक बात जरूर बोलूंगी, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है ना। डायरेक्ट अगर आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना, तो ज्यादा इजी है निकालना। तो अगर हम बात करें वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, R फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट, जिसको हम जनरली R इंफिनिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर R लिख लो आप केवल, रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है आपका, ठीक है। 1 अपॉन में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, 3 से 2 में हो रही है, तो फाइनल का स्क्वायर मतलब n फाइनल का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस n इनिशियल का स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ पर देखिए रिडबर्ग कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर मैं रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू देखूं, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है भाई, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 7, और ये हो जाएगा 5 अपॉन में 36।
अब आपको जो आंसर निकालना है वो नैनोमीटर में निकालना है, तो इसको अब हमें कंसिडर करते हुए अपना आंसर निकालना होगा। तो 36/5 मल्टीप्लाई में 1.09 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर आएगी वो आएगी 660 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 660 नैनोमीटर। वैसे भी हमें इंटीजर में ही बताना था, तो बस आपको इतना ही यहाँ पर छोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ, और वो ये है कि 3 पार्टिकल ए बी सी विद मासेस ऑफ 100 ग्राम, 200 ग्राम एंड 300 ग्राम। ये थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, है ना, बस थोड़ा सा लेंदी जरूर है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, 3 मासेस दिए गए थे, 100 ग्राम, 200 ग्राम एंड 300 ग्राम, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विद साइड लेंथ 2 मीटर। ठीक है, जहां पर ए जो है वो पोजीशन है 0 0 और जो बी है वो है 2 0। तो देखो, अगर मैं यहाँ ट्रायंगल बनाऊं, पहले तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ ए रखा है, यहाँ पर बी रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 0। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 2, ये भी 2 एंड ये भी 2। तो नॉर्मल सी बात है, ये वाली जो आपकी साइड होगी, है ना, ये वाली जो साइड होगी, अब आप देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 1। ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? √3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सी पॉइंट के, वो होंगे 1 और √3। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आपके तीनों मासेस रखे हुए हैं। यहाँ पर आपका रखा हुआ है 100 ग्राम, यहाँ पर रखा हुआ है 200 ग्राम और यहाँ रखा हुआ है 300 ग्राम। अब आपको क्या कहा गया? Assume that ABC lies parallel to the base. The distance between the center of mass and the position of particle. सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना। अब देखिए यहाँ x और y दोनों में कोऑर्डिनेट्स आपके आ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास जो का कोऑर्डिनेट होगा वो x में भी आपको निकालना होगा और y में भी, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मुझे x में भी ढूंढनी होगी और y में भी कहीं आएगी, क्योंकि यहाँ इस तरीके से तीनों मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अब जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होगा वो कहीं एक्स वाई प्लेन में आ रहा होगा, राइट। तो अब मुझे यहाँ x ऑफ सेंटर ऑफ मास पे निकालना होगा और y ऑफ सेंटर ऑफ मास पे निकालना होगा। अब अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब हम निकालते हैं नॉर्मली आर सेंटर ऑफ मास, जो हम जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसमें फॉर्मूला क्या होता है? MI/RI अपॉन में समीशन ऑफ MI, है ना। अब इसी को आप x सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, y सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो ये हो गया MI/XI अपॉन में समीशन ऑफ MI। तो जो भी आप एटम लोगे उसकी लोकेशन और उसका मास मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर ए वाले की बात करूं तो उसकी पोजीशन तो 0 है x में, तो उसका मास कंसिडर करने की हमें जरूरत नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 2 है और जो मास आ रहा है, देखिए हमें जो आंसर निकालना है वो मीटर में निकालना है, तो आपको मास की वैल्यू किलोग्राम में लेनी होगी, SI यूनिट में हमें लेनी होगी। तो यहाँ कितना दिया गया है? 200 ग्राम, तो इसको कैन आई राइट 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 किलोग्राम। ठीक है, तो प्लस फिर आपका अगर हम इसकी बात करें सी वाले की, तो इसका x में डिस्टेंस कितना है? 1 मल्टीप्लाई में 0.3 अपॉन में तीनों मासेस को आपको ऐड करना है, तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.4 प्लस 0.3 अपॉन में 0.6, मतलब 0.7 अपॉन में 0.6, 7/6 ठीक है, 7/6 मतलब लगभग 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। 1 मिनट तो मैं तुरंत से बताती हूँ ना, निकाल के देख लेते हैं अभी हम। 7 डिवाइडेड बाय लगभग 1.167। ठीक है, चल
अब हमें क्या निकालना है, वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। वाई सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो आप ये देखो, इसके लिए भी वाई 0 है, इसके लिए भी वाई 0, वाई तो केवल एक इसी के लिए बचा है ना, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो 0.3 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में 0. मास तो नीचे तो तीनों मासेस आते हैं तो वो तो ऐड होंगे, तो ये 0.6 हो गया। तो ये वैल्यू 0.3 और 1.73 होती है इसकी वैल्यू अपॉन में 0.6। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो लगभग आती है 0.886। ठीक है, 0.866 आती है, सॉरी थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, 0.866 मीटर है। तो हमें x की पोजीशन भी मिल गई, y ऑफ सेंटर ऑफ मास भी मिल गया। इसने क्या कहा, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट ए। मतलब इस पोजीशन पे और जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आ रही है कि भाई x में आपकी वैल्यू 1.167 है और y में आपकी वैल्यू इतनी है। दो कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास x और y, और a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x भी 0 है, y भी 0। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो x सेंटर ऑफ मास माइनस x ऑफ 4e का होल स्क्वायर प्लस y सेंटर ऑफ मास माइनस y फॉर a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम x सेंटर ऑफ मास अगर मैं देखूं तो 1.167 का होल स्क्वायर प्लस 0.866 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो 1 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आती है, एंड दैट इज 1.45 मीटर की वैल्यू क्या आती है, 1.45 मीटर। और हमें यहाँ पर राउंड ऑफ भी 2 डेसिमल प्लेस तक ही करना था। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी जरूर था, इसमें हर चीज को आपको बार बार कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा होगा, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन, यहां पर क्या कहा गया, एक इंसेक्ट है जिसका मास है 5 ग्राम। ठीक है, पहली चीज तो ये देखिए, आपको जो फाइनल आंसर पूछा गया वो न्यूटन में पूछा गया, तो सबसे पहली चीज तो यही है, अगर आपको इसको मास को नीड हुई हमें यूज करने की तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इसमें बोला गया है कि एन इंसेक्ट वेइंग मास, मतलब जो इसका वेट है वो 5 ग्राम है, टेक ऑफ वर्टिकली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है, किस डिस्टेंस पे है, 100 सेंटीमीटर से, विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड बाय यूजिंग इट्स हिंड लैग, इग्नोरिंग द रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंड लैग ड्यूरिंग द टेक ऑफ। जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके पैर ने कितना फोर्स लगाया होगा, नेट फोर्स हमसे यहाँ पर पूछा गया। देखो आपको क्या दे रखा है भाई, एक मान लो 100 सेंटीमीटर की दूरी से उसने चलना स्टार्ट किया हो, राइट। तो अब आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, यहाँ हम एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके वर्क निकाल सकते हैं। और अगर आपको वर्क मिल जाएगा, फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होगा, वर्क इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सॉरी, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हम कैसे निकालेंगे, वर्क आप निकाल सकते हो यूजिंग काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में डी, तो ये वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो राउंड ऑफ करना है आपको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन में डी की वैल्यू कितनी है, डी 100 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर है। तो इन शॉर्ट इसको ऐड करना है बस हमें, हाफ एम की वैल्यू कितनी है 5, 0.005, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड मतलब 60, प्लस यहाँ पर मास कितना है, फिर से वही 0.05, ये इस इमेज में क्रॉप हो गया है। यहाँ पर जी की वैल्यू लिखा है क्वेश्चन में, आपको 9.8 ही यूज करनी है, तो हम वही यूज करेंगे। और हाइट कितनी हाइट से आ रहा है वो, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ठीक है, तो दिस विल बिकम 8। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो फोर्स की वैल्यू आ रही है 0.005, तो दोनों में ही आ रहा है, कॉमन निकाल लेती हूँ, और 8 प्लस 9.8, तो लगभग ये वैल्यू हो गई 17.8
मल्टीप्लाई में 0.005, और अगर इसको आप मल्टीप्लाई भी करते हो तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 5 8 40 और 9 5 1 5 और 3 8, ठीक है, 0.0890 न्यूटन ये आ रही है। लेकिन आपको कितने डेसिमल प्लेस तक बताना है? 3 तक बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.089, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था भाई आपके पेपर में, है ना, एक और क्वेश्चन भी है एंड दैट इज रिलेटेड विद कनकेव मिरर। एक बार जरा उस क्वेश्चन के बारे में और हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, जरा उस क्वेश्चन के बारे में और हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था कनकेव मिरर का, और एक बार देखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन भी आपको साथ साथ बता देती हूँ, ठीक है। देखिए ये है वो क्वेश्चन नंबर 47 होगा, ठीक है, जो एक्चुअल पेपर है उसमें वो क्वेश्चन नंबर 47 है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये कहा गया है एक ऑब्जेक्ट है जो आपने 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है कनकेव मिरर के केस में, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा है आपने? 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, और ये कहा है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसकी जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी और डबल मैग्नीफाइड होगी। मतलब मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है इसमें? 2 दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आपसे ये पूछा था कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ठीक है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए मैग्निफिकेशन, रियल इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन का हाइट के टर्म्स में भी फॉर्मूला आपको पता होगा, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में भी आपको फॉर्मूला पता होगा। उससे भी पहले मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी ना, अगर वो रियल इमेज बन रही है तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, इमेज डिस्टेंस भी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। और r इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2f, तो f इक्वल्स टू r/2। तो यहाँ पर ये होगा -2/r इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए मैग्निफिकेशन इसका 2 दिया है, इमेज इन्वर्टेड होगी तो चाहे आप ये कह लो कि h' या फिर v/u, तो v की वैल्यू -2u, ठीक है। तो दिस इज -1/2u, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो जैसा कि आपको पता है ही, इसमें क्या होता है? नेगेटिव होता ही है। अच्छा, अगर साइन कन्वेंशन में भी कहीं प्रॉब्लम लगती है तो बाद में आप लास्ट में भी जाके इसमें साइन को यूज कर सकते हो, ठीक है। साइन कन्वेंशन में बहुत उलझे रहते हैं बच्चे, तो लास्ट में भी जाके आप यूज कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। और चाहे आप इसको ऐसे रख लो कि कहोगे मैम -u कैसे कर दिया, और आपको पता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? -18। अब ये मत कह देना मैम इसमें भी -18 रख दो, भाई यहाँ मैं माइनस ऑलरेडी ले चुकी हूँ वो वाला, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो -2/r, और दिस विल बी 1/, माइनस का 1/36 -1/18, -2/r, और ये लगभग आएगा 36, और ये होगा -3, और यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी 24। तो ये था आपका कंप्लीट फिजिक्स का पोर्शन। इसका आंसर हमारा 24 मीटर ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, है ना, जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था वो था, बस वो यही था। बाकी तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी लगा होगा। ये 2 क्वेश्चन थे फिजिक्स के जो थोड़े से लेंथी थे, बाकी तो सारे क्वेश्चन ही इजी थे, है ना। और अगर हम
चलो ठीक है, फिर अब एंड करते हैं हम अपने सेशन को। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही अलग चीज आ गई है, वो बस मुझे एक ही क्वेश्चन में लगी थोड़ी सी जो डिफरेंट है, जो अभी तक के पेपर में कभी नहीं पूछी गई थी, वो था आपका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, है ना। उसका इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट कभी आया नहीं था, बट इस बार आया है। बाकी तो सारे ऐसे ही क्वेश्चन थे जो पहले भी हमेशा आए ही आए हैं, है ना। तो बाकी तो सारी रिलेटेड चीजें थी, बस एक वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी भी था, थोड़ा डिफरेंट भी था। ओके चलो, सो आई होप सो अब आपको अपना डिटेल सोल्यूशन मिल गया होगा, है ना, मिल जाएगा मतलब। और एक बार अपना सोल्यूशन वेरीफाई कर लेना। कभी कभी ये रहता है कि हमने क्या गड़बड़ की, हमें पता होना चाहिए, ताकि आप अपने अदर एग्जाम्स में इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख पाओ। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी लोगों के? यस एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पर आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के में मैथमेटिक्स के जो पोर्शन आए थे आप लोगों के साथ, लगभग 5 क्वेश्चन आप सभी के साथ यहाँ पर मुझे देखने को मिले। मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करूँगा। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और आप सभी लोग मुझे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के मैथमेटिक्स पार्ट में से आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा। चलिए जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं अपने साथ यहाँ पर। बहुत ही प्यारा डिस्कशन अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, चीज़ों को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, उन्होंने पी मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है। पी मैट्रिक्स के बारे में क्या दिया हुआ है? कॉस ऑफ अल्फा, यहाँ दिया हुआ है साइन ऑफ अल्फा, फिर दिया हुआ है माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा, फिर दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा, है ना। और आगे बोला हुआ है पी प्लस पी ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज नहीं ट्रांसपोज बोलते हैं। P प्लस पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें यहाँ पर P का ट्रांसपोज यहाँ पर लेना होगा, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा, फिर है मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा, फिर है मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा, और मेरे पास है यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर P प्लस पी ट्रांसपोज विच आर इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर बात करूंगा, तो मुझे P को लिखना है, दैट इज कॉस अल्फा, फिर है मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा, फिर है हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा, फिर है हमारे पास यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा, है ना। इसमें मुझे पी ट्रांसपोज को ऐड करना है, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा, फिर है माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा, फिर है हमारे पास यहाँ पर दैट इज साइन ऑफ अल्फा, और यहाँ है हमारे पास यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ पर रूल अप्लाई होगा मैट्रिक्स एडिशन का। जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर ऐड होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी? कॉस अल्फा 2 कॉस ऑफ अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा 0 विद नेगेटिव है, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस ऑफ अल्फा, ये मैट्रिक्स बन गई विच आर इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमारे को यहाँ पर उन्होंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोला है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनती है? 1 0 एंड द 0 1, फिर हो जाएगा 1 0 एंड द 0 1। ये मैट्रिक्स मेरे पास आ चुकी है ना, 1 0 एंड द 0 1। अब अगर मैं यहाँ पर दो मैट्रिक्स अगर मेरे पास इक्वल हैं तो कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, 0 0 0 0, तो मेरे पास यहाँ पर 2 कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे चलते हैं, वो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जैम में नहीं मिलता ये, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में अगर हम यहाँ पर कॉस ऑफ 1/2 मेरे पास कहाँ होता है? कॉस ऑफ 1/2 मेरे पास होता है π/3 पे, मतलब एंगल मेरे पास यहाँ पर π/3 मेरे पास यहाँ पर होना चाहिए। तो अपन पीछे चलते हैं, इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर कॉस ऑफ π/3 मेरे पास यहाँ पर क्या देगा? 1/2 देगा। तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो इसका मतलब मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है? π/3 आ गई है। तो अल्फा की वैल्यू π/3 आनी चाहिए, और हमारा आंसर यहाँ पर बन चुका है ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों का जो ऑफिशियल आंसर की है ना, यस एवरीवन, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यस एवरीवन, ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें भी ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों का करेक्ट है। मेरी तरफ से भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डन है, बढ़ूँ आगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अब आप लोगों को इसकी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन निकालनी है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है 2x⁻² प्लस सर 2x माइनस के 12 अपॉन सर x² माइनस के 4, x² माइनस के 4। डन है। जैसे ही अब मैंने यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा? दैट इज 2 × 2² मतलब 4, तो 4 2 × 8, ये 8 बन जाना है। 2 × 2 दैट इज 4 माइनस के 12
अपॉन सर 4 माइनस के 4। सर ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 होता है तो उसे हम लोग यहाँ पर एल ऑपिटल रूल बोलते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? एल ऑपिटल रूल बोलते हैं। और ये एल ऑपिटल रूल क्या कहता है? न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग अलग हम लोगों को यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज लिमिट x टेंस टू 2, ये बन जाना है मेरे पास यहाँ पर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय सर यहाँ बन जाना 2x। अब जैसे ही मैंने x को 2 पुट करा तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ बन जाना है मेरे पास दैट इज 10 बाई 4 दैट इज 5 बाई 2 दैट इज 2.5। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2.5। और ये भी आप लोगों का ऑफिशियल आंसर के अंदर है ना, ऑफिशियल जो आप लोगों की यहाँ पर आंसर की आई है उसमें भी जो है ये 2.5 ही है। डन है? उसमें भी ये 2.5 ही है। डन है? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दैट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड द x एक्सिस एंड द बाउंडेड बाय मतलब बाउंडेड बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। जब आप लोग यहाँ पर साइन एक्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पता है कि हमारे पास साइन 0 0 होता है और कर्व कुछ इस तरीके से बनता है हमारे पास लाइक दिस, इस तरीके से वैल्यू बनती है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास सर ये 0,0 है। फिर ये जो वैल्यू आती है मेरे पास यहाँ पर सर ये पाई बाय 2 है और मेरे पास इसका आंसर 1 है। ये वाली जो वैल्यू होती है सर ये पाई है और इसका आंसर 0 है। सर ये जो पाई है ये मेरे पास यहाँ पर 3 पाई बाय 2 है और इसमें आंसर -1 है। यहाँ पर सर हमारे पास सर ये 2 पाई है और इसमें आंसर हमारे पास 0 है। देन हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। लेकिन उन्होंने हमारे को क्या बोला हुआ है? एक्स से लेकर 3 पाई बाय 2 तक बोला हुआ है, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो हमारे को यहाँ तक है। सिर्फ इतना हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर पकड़ के इधर से पास आउट कर दूं तो ये वाला पॉइंट है। हमें जो एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करने को बोला है, हमें जो एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करने को बोला है वो ये वाला एरिया है जो मैं पिंक कलर में आप लोगों को दे रहा हूँ। ये एरिया आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करने को बोला गया है। डन है? तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर अब क्या करना होगा? सर ये एरिया 1 निकालना होगा और यहाँ पर सर ये एरिया 2 निकालना होगा। डन है? तो आ जाओ। अब अगर मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से एरिया 1 यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे एरिया 1 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? सिर्फ x की लिमिट क्या बनेगी? 0 से लेकर पाई तक बनेगी। ये बन जाना है सर 0 से लेकर पाई तक और हमारे पास यहाँ पर कर्व क्या है? साइन ऑफ dx है। डन है पॉइंट? बढ़ूं आगे? पक्का? और आप सभी लोगों को यहाँ पर पता है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स होता है और डेरिवेटिव ऑफ जो कॉस ऑफ एक्स होता है वो हमारे पास यहाँ पर माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। दिस इंप्लाइज हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स होता है ना। डेरिवेटिव एंड द इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। डन है सर? डन है। तो इसका मतलब सर साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर? सर कॉस एक्स आएगा विद नेगेटिव साइन है, कॉस एक्स विद नेगेटिव साइन है। तो अब उसमें हमारे पास 0 से लेकर पाई हम लोगों ने यहाँ पर अब इसमें पुट करना है। माइनस बाहर ही पड़ा रहने देंगे ब्रैकेट के साथ और अब यहाँ पर बन जाएगा सर ये कॉस पाई माइनस के सर कॉस ऑफ 0 है ना। हमारे को यहाँ पर पता है सर साइन 0 0 होता है और कॉस 0 कितना होता है हमारे पास यहाँ पर 1 होता है। नहीं ध्यान है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे अपन वापस चलते हैं। तो साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी बन गई? दैट इज सर ये नंबर बन गया -1 और इसके साथ सर कॉस पाई हमें एक यहाँ पर बात ध्यान रखनी होगी दैट इज कॉस ऑफ n पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है। अगर हम यहाँ पर कॉस ऑफ पाई ले रहे हैं तो -1 की पावर 1 मतलब वो मेरे पास -1 है। तो ये बन जाना है -1 और कॉस ऑफ 0 वो भी कितना 1 है? -1। तो ये बन जाएगा मेरे पास -1 विच आर इक्वल टू द -1 -2। तो ये बन जाना है मेरे पास यहाँ पर 2। ये 2 स्क्वायर यूनिट्स मेरे पास यहाँ पर ये वाला एरिया आया है दैट इज द एरिया नंबर 1। एरिया नंबर 1 मेरे पास 2 स्क्वायर यूनिट आया। लेकिन सर 2 नहीं इसका आंसर डालना हमें लेना है यहाँ पर एरिया नंबर 2 भी। आओ जरा आप एरिया नंबर 2 को फाइंड आउट करते हैं। हाँ इधर ही हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल सा है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं
एरिया नंबर 2 के ऊपर। तो एरिया नंबर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मेरे पास यहाँ पर अब क्या बनेगी सर, ये पाई से लेकर 3 पाई/2 तक बनेगा, और ये बन जाना हमारे पास फिर से वही साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी सर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटीग्रेशन सर पाई से लेकर हमारे पास यहाँ पर सर हमारे पास यहाँ पर सर 3 पाई/2 तक। तो सर -1 को बाहर ले लेते हैं, और सर कॉस ऑफ 3 पाई/2 माइनस के सर कॉस ऑफ पाई, मेरी बात को समझ रहे हो, माइनस के सर कॉस ऑफ पाई, डन है पॉइंट। और सर अब कॉस ऑफ 3 पाई/2 ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे अपन वापस चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये रहा 3 पाई/2, और कॉस के अंदर एंगल देखें तो एंगल है मेरे पास यहाँ पर 0। तो इसका मतलब मेरे पास इसका आंसर तो क्या बन गया सर, ये 0 है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास -1, ये 0 है, और फिर आ जाएगा सर माइनस ऑफ कॉस पाई कितना होता है -1। अब ये नेगेटिव है, मेरे को देखना है यहाँ पर कितने नेगेटिव हो गए, 1 2 और ये 3 नेगेटिव हो गए, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। लेकिन सर एरिया कांट भी नेगेटिव होता है, इसका मतलब हम इसको यहाँ पर इसका मॉडुलस वैल्यू हम यहाँ पर अब इसकी ले लेंगे। मॉडुलस वैल्यू कितनी है, 1 है। मॉडुलस वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर एरिया 1 प्लस एरिया 2, तो आप लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा है ना, जो आप लोगों का यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा वो एरिया 1 प्लस एरिया 2 को लेना है। एरिया 1 का आंसर कितना 2 है, एरिया 2 का आंसर कितना 1 है, तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये एरिया 1 और एरिया 2, A1 और A2 का मतलब हो गया एरिया 1 और एरिया 2, तो आंसर आ जाएगा 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, 3 स्क्वायर यूनिट्स। और हमारा ऑफिशियल आंसर के ऊपर अगर हम बात करें, ऑफिशियल आंसर के ऊपर अगर हम बात करें, तो वो मेरे पास यहाँ पर 3 ही है, डन है पॉइंट। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पर 51 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो चुका है, डन है। ये मैं आप लोगों के साथ एक कर्व भी लाया था, वो मैंने आप लोगों को हैंड रिटन ही बता दिया बेसिकली। तो ये है हमारे पास साइन 0 0, पाई/2 पे 1, पाई पे 0, और हमारे पास यहाँ पर 3 पाई/2 पे -1 है। अपने को जो कर्व दी थी वो हमारे पास यहाँ पर इतनी दी थी, बस इतनी दी थी। हमारे को जो एरिया निकालना था, एक तो मेरे को ये वाला एरिया निकालना था, एक हमें ये वाला एरिया निकालना था। यही बात मैंने अभी अभी आप लोगों को हैंड रिटन करके भी बताई है, डन है पॉइंट, डन है। चलो अब हम लोग अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, देखना अब 1 मिनट के लिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इन योर स्मॉल क्लासेस, अगर आप लोगों ने मुझसे भी रिवाइज किया तो हो गया होगा। अब बात करते हैं द नंबर ऑफ 7 लेटर विद और विदाउट मीनिंग, है ना, स्टार्टिंग विद द लेटर बी। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग विद द लेटर बी करना है। कैन बी फॉर्म यूजिंग द बायोलॉजी, वर्ड ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो BIOLOGY मेरे पास यहाँ पर कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बी को कर दिया फिक्स। अब मेरे पास कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 नंबर्स को 6 पोजीशन पे मुझे फिक्स करना है, तो वो कितना हो जाएगा सर, 6 फैक्टोरियल। लेकिन कितने नंबर डबल आ रहे हैं सर, डबल आ रहे हैं ओ की काउंटिंग कितनी है, 2 बार। अब ओ को मुझे मतलब 2 पोजीशन है, और उन पे मुझे यहाँ पर वेज निकालने हैं, तो 2 ही आएंगे, फर्स्ट और सेकंड सिर्फ 2 ही आएंगे। उसको कर देंगे हम यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, डन है पॉइंट। तो ये बन जाना है 6 फैक्टोरियल होता है 720, 2 फैक्टोरियल होता है 2। तो आई थिंक आप लोगों के पास 630 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ऑफिशियल आंसर की में भी 630 इज द करेक्ट आंसर है, डन है। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर योर बायोटेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स, है ना। अब इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि दिया क्या क्या था। द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज बाय द रेट ऑफ चेंज, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ ऑफ द क्यूब ही हम यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। एज ऑफ द क्यूब ले लो या फिर एज लेंथ ऑफ द, है ना। हम लोग यहाँ पर अब इसमें एज लेंथ ऑफ द क्यूब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो कितनी है, मान लो वो मेरे पास x है, मान लो वो मेरे पास x है, और इसमें इसका रेट ऑफ चेंज उन्होंने मुझे दे रखा है ना। क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज मुझे यहाँ पर दे रखा है इन एज लेंथ ऑफ द क्यूब, है ना। एज लेंथ ऑफ द क्यूब, एज लेंथ ऑफ द क्यूब वो कितना दे रखा है मेरे पास यहाँ पर, वो दे रखा है सर dx अपॉन dt।
मेरे पास ये रेट ऑफ चेंज है मेरे पास यहाँ पर, और वो कितनी वैल्यू दे रखी है मेरे पास यहाँ पर सर 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम यहाँ पर बोलते हैं दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब मेरे पास यहाँ पर कितना होता है सर। क्यूब में हमारे पास यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब वो हमारे पास बनता है सर 6x²। सर वो हमारे पास फॉर्मूला होता है 6x²। अब वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज, और आगे बोला हुआ है द इनिशियल लेंथ, इसका मतलब जो इनिशियल लेंथ है मेरे पास यहाँ पर वो कितनी दी हुई है। यस एवरीवन, अगर हम यहाँ पर जो इनिशियल लेंथ के ऊपर बात बोली गई है, इनिशियल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मेरे को दी हुई है। अब अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया के ऊपर बात करूं, तो सरफेस एरिया विच आर इक्वल टू द 6x² है, तो मैं यहाँ पर सरफेस एरिया का डेरिवेटिव कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। सरफेस एरिया का डेरिवेटिव कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, दैट इज 12x, ये कितना बनेगा 12x और dx/dt। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दी हुई है वो 10 है, और dx/dt की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है सर 25 दी हुआ। अब हम कैलकुलेटर जी को यहाँ पर बुला लेते हैं, कैलकुलेटर जी को बोलेंगे कि 12 इंटू 10 करो, इंटू में कर दो सर 25, कितना आ जाएगा 3000, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 3000 हमारे पास यहाँ पर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 3000, है ना। और ऑफिशियल आंसर की में भी 3000 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डन है। तो ये 5 क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पूछे गए थे। आई होप आप सभी लोगों ने अपना एक ड्रीम IIT यहाँ पर क्रैक कर लिया होगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।